बिहार से हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक करा है केमिकल इंजीनियरिंग में, और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इसके पहले मैं आईआरएस इनकम टैक्स में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। तो मैं ऑप्शनल फिजिक्स है, एंड दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट एंड 2nd इंटरव्यू। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू, वो जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था, पहला इंटरव्यू था वो आपका? राइट, पिछले साल ही था। यस। ओके, तो अभी ट्रेनिंग चल रही होगी अभी तो? ट्रेनिंग ज्वाइन करके फिर मैंने ईओएल लिया, और फिर मैं एक और अटेम्प्ट देने के लिए आ गया। ओके, तो मतलब अब ऑब्वियसली आईएएस ही बनना है आपको या आईपीएस वगैरह भी फर्स्ट आपकी चॉइस है? आईएएस और आईपीएस दो मेनली चॉइसेस है मेरी, तो लेट्स सी। ओके, तो इंटरव्यू में जब आप एंटर किए, किस तरह का माहौल था पैनल का और किस तरह के सवाल पूछे गए वहाँ से? पैनल बहुत ही काम और कंपोज और बहुत ही चेयरफुल पैनल थी। शीलवर्धन सर का बोर्ड था, और उन्होंने डैफ के अलग अलग एरियाज से मेरे से क्वेश्चन पूछे, ऑल्सो फ्रॉम द करंट अफेयर्स, और देयर वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड द पैनल। कितनी देर इंटरव्यू चला होगा लगभग? आई एम नॉट श्योर, अभी मैं निकला हूँ, आई गेस 30 मिनट्स के अराउंड चला। इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था सर? फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स। यहाँ से सवाल थे, यहाँ पर पूछे गए फिजिक्स से कोई सवाल? नहीं। हॉबी वगैरह से कोई सवाल? हॉबीज़ से और मेरे कॉलेज वगैरह से, कॉलेज में मैंने जो कुछ भी किया उससे, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें, और मतलब जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है, इन सब से रिलेटेड चीज़ें। किस तरह के सवाल थे? आपने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है, किस तरह के सवाल थे आपके कॉलेज से? तो जैसे आईआईटी में मैंने जैसे स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में था, तो उसके बारे में, वहाँ के कॉलेज फेस्टिवल में मैंने जो काम किया उसके बारे में, एंड हाउ आई कैन रेप्लिकेट इट एज अ ब्यूरोक्रेट, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस थे। आपने आईआईटी से आप पास आउट हैं, एक अच्छा करियर आपके लिए हो सकता था उधर, लेकिन यहाँ पर क्यों आए आप? यूपीएससी ही क्यों? मतलब ऑलरेडी आप आईआरएस भी सेलेक्टेड है, तो क्या लगता है यूपीएससी आपने क्यों चूज किया? मेनली इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के बेसिस पे। इंटरेस्ट इन द सेंस कि आईएएस और आईपीएस में काफ़ी डाइवर्सिटी होती है काम की जी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू ज्वाइन, मतलब लीव कॉर्पोरेट एंड ज्वाइन आईएएस। क्या लगता है आईए जो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा माइंडसेट भी है बाहर भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, मार्केट में भी, कि जो आईआईटी बैकग्राउंड से होते हैं कैंडिडेट्स, उनका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा रहता है, या क्या लगता है आपको कि आईआईटी वाले जो आईआईटी से पास आउट होते हैं उनका जो पढ़ने का तरीका या फिर यहाँ पर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका, सवालों को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है, माइंडसेट अलग होता है, क्या अलग होता है उनमें? ऐसा कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं होता है। एक तो आईआईटी से बहुत कम लोग प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग करते हैं, तो जो बहुत कम लोग करते हैं उनमें सिलेक्शन रेट परसेंटेज मुझे लगता है ज़्यादा होता है, ठीक है। और सेकेंडली आईआईटीज़ में लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिगरस वे में पढ़ने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी होता है। 4 साल और 4 साल के पहले जो जेईई की तैयारी होती है उस प्रोसेस से हम लोग ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके होते हैं। उसके बाद फिर यूपीएससी में सेम प्रोसेस को रेप्लिकेट करना होता है, तो वो बस कंटेंट चेंज हो जाता है, जर्नी सेम रहती है। तो क्या मैं ये कहूँ कि जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो आप तैयारी कर रहे होते हैं आईआईटी के लिए, जेडब्ल्यू वगैरह के लिए, तब का वो एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आता है? डेफिनेटली काम आता है। मतलब कितना टाइम पुट इन करना है, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अगर आप जेईई के टाइम पर पहले से कर चुके होते हो तो आपको मोटा मोटा सेम चीज़ें इधर रेप्लिकेट करनी होती है, तो दैट हेल्प्स। ऑल्दो कंटेंट बिल्कुल ही अलग होता है क्योंकि हम लोग साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और ये ऑलमोस्ट 95% ह्यूमैनिटीज़ है, तो कंटेंट बहुत डिफरेंट होता है, बट अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है तो फिर कंटेंट को ग्रास्प करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप पिछली बार आपका सिलेक्शन हो चुका था, इस बार आप अपना रैंक सुधारने के लिए अटैम्प्ट दे रहे हैं, क्या इस बार थोड़ा सा आसान लगा आपको जब आप एक बार, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ वो माइंडसेट जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है कैंडिडेट का, तो क्या उसके बाद में जब अटैम्प्ट लेते हैं तो क्या थोड़ा सा काम और वो सब चीज़ें रहता है माइंड में कि हाँ अब तो सिलेक्शन हो ही गया, ऐसा कुछ? एक सिक्योरिटी माइंड में रहती है कि एक जॉब सिक्योरिटी है, और एक अच्छे सर्विस में अगर आप हो तो आपको लगता है कि हाँ इफ़ नथिंग एल्स आई हैव समथिंग टू फॉल बैक टू। लेकिन वही कि कभी कभी से लोग कॉम्प्लेसेंट भी हो जाते हैं कि ठीक है अब तो है, तो अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा, बट हाँ एक एक्सपीरियंस हो चुका था, तो ये था कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। इस इंटरव्यू में भी मुझे आइडिया था कि हाँ मैं जाऊँगा।
आप कभी भी सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आपको आ सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब मुझे करने भी नहीं है मुझे लगता है, मुझे किसी प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी आते ही नहीं थे। तो वो आपको 60 के अराउंड 60-65 क्वेश्चन ढंग से करने होते हैं। उसके लिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स भी आनी चाहिए, आपको क्या टाइम पे कैसे सारे क्वेश्चंस करने हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स पेपर को कैसे 2 घंटे में कंप्लीट करना है। तो ये सारा आपको आना चाहिए। इसके लिए बेस्ट है कि आप अपना टेस्ट सीरीज़ दे करके लाइक 15-20 टेस्ट अगर आप दे सको, इट डिपेंड्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नंबर है। मैं जनरली 15-20 टेस्ट में मुझे आइडिया लग जाता था कि कैसे करना है। तो ये प्रीलिम्स का है। मेंस में आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्पीड बना करके रखें, क्योंकि मेंस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करना इन द गिवन टाइम फ्रेम। जैसे लास्ट ईयर मेरे पूरे पेपर्स नहीं कंप्लीट हो पाए थे, लाइक हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन रह गया था। बट इस बार सारे पेपर कंप्लीट हो गए क्योंकि मैंने अपनी स्पीड पे बहुत काम किया था। तो स्पीड शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट। उसके लिए आप वही सेम प्रोसेस, आप करंट अफेयर्स बुक्स पढ़ो, और इसमें जो वैल्यू एडेड मटेरियल्स होते हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने विजन का लिया था तो उसका अच्छा वैल्यू एडेड कंटेंट था, बन जाएगा। तो स्पीड एंड कंटेंट, देयर आर 2 थिंग्स प्राइमरीली। और PYQs के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, कैसे किया जाए उनको? PYQ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे लक्ष्मीकांत है, काफ़ी थिक मतलब बुक होती है और उसको बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप PYQs को अच्छे से एक बार स्टडी करो तो 80 चैप्टर्स में से 40 चैप्टर्स से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पिछले 10 साल में वही 40 चैप्टर्स है जिस पे क्वेश्चन घुमा घुमा कर आता है। तो इफ़ यू कैन पिन डाउन दोज 40 चैप्टर्स, जो कि मैंने किया था कि कहाँ से क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं, तो आपको पता रहेगा। आपका टाइम ऑलमोस्ट हाफ हो गया लक्ष्मीकांत को रिवाइज करने का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। जी, प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो डिफरेंट होती है। प्रीलिम्स में बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। मेंस में आपको अगर एक ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो तो भी आप आंसर्स कर सकते हो। प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स वगैरह पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑलमोस्ट 40% 45% क्वेश्चन आजकल प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। तो आप करंट अफेयर्स के लिए 2 या 3 सोर्सेज अगर रख सकते हो, और उनको फिर लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ कैसे करने, क्योंकि साल भर का करंट अफेयर्स एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर उसका फ़ायदा नहीं होता अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाओ 1 वीक पहले। तो आपको कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं स्पेशली करंट अफेयर्स के, या कैसे चीज़ों को हाईलाइट करना है, वो आपको आना चाहिए। जी सर, वो बताइए थोड़ा सा, आप किस तरह से बनाया जाए शॉर्ट नोट्स वगैरह, किस तरह से किया जाए? जैसे मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी तो ऐसा था कि मैं ऑन अ डेली बेसिस करंट अफेयर्स पढ़ता था जी, और उस करंट अफेयर्स का बहुत शॉर्ट नोट्स लैपटॉप में बना लेता था। तो जैसे एक दिन का अगर मैं बोलूँ तो इतना लंबा नोट्स में मेरा हो जाता था। ऐसे करते करते ओवरऑल साल भर का मेरे पास 50-60 पेजेस के नोट्स थे, और ये 50-60 पेजेस लास्ट दिन में आराम से पढ़े जा सकते हैं। मतलब 2-3 दिन आराम से लेकर आप पढ़ो। प्रीलिम्स के कुछ 1 वीक पहले 2-3 दिन स्पेसिफिकली इसके लिए रखो, तो आपके पूरे साल भर के नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। आप चाहो तो मंथ ख़त्म होता है तो आप अपने जो मंथली कंपाइल्ड नोट्स है उसी को पढ़ लो। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स पढ़ने से बेटर रहेगा कि आप अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि महीने भर के आप 2-3 पेजेस में बना सकते हो, बहुत शॉर्ट में करके। तो इस तरह से प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स हो सकते हैं। और सर स्टैटिक के भी क्या नोट्स वगैरह बनाने चाहिए? अगर रख लें कैंडिडेट अपने पास में, प्लान भी अगर उनके पास में हो ऑलरेडी, तो क्या प्लान एक को अचीव करना ज़्यादा आसान रहेगा? प्लान भी रखना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इफ़ नॉट दिस फिर मैं क्या करूँगा। बट वही कि प्लान बी को आप कभी प्लान ए को, मतलब प्लान बी बैकग्राउंड में होना चाहिए, वो फोरग्राउंड में नहीं आना चाहिए। Okay. अगर आपका प्लान बी फोरग्राउंड में आ गया तो फिर आप इसको लेकर के बहुत रिलैक्स हो जाओगे, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप प्लान बी दिमाग में रखो। आपको पता होना चाहिए कि इस प्लान बी को अगर अचीव करना पड़े तो क्या स्ट्रैटेजी मेरी होनी चाहिए। बट मेजर फोकस आपका इसी पर होना चाहिए। एटलीस्ट जब तक आपको लगता है कि 3 अटेम्प्ट देने, 4 अटेम्प्ट देने, जब तक वो अटेम्प्ट एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक फुल फोकस इस पे होना चाहिए। हाँ, दिमाग में होना चाहिए कि इफ़ नॉट दिस मेरे पास ये प्लान भी है। ओके सर, थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए।